नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। उत्तराखंड में बारिश का 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी, तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना। बद्रीनाथ धाम पहुंचे पीएमओ के अधिकारी, मास्टर प्लान के कार्यों का किया निरीक्षण। इन्वेस्टर समिट के लिए उत्तराखंड हुआ तैयार, सिंगापुर और दुबई के निवेशक आएंगे उत्तराखंड। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने से पीतल बन जाने वाले प्रकरण पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दिए जांच के आदेश। मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों में शुक्रवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि प्रदेश भर में झोंकेदार हवाओं के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 25 जून से पहले प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में भी तेज गर्जने के साथ बारिश हो सकती है। राज्य में मानसून जल्द ही दस्तक दे सकता है। मानसून की गति बढ़ रही है। सामान्य तौर पर राज्य में मानसून आने की निर्धारित तिथि 21 से 22 जून है, लेकिन करीब 2 सप्ताह पहले ही मौसम विज्ञान ने अनुमान जताया था कि राज्य में मानसून अपने तय समय से 1 सप्ताह देरी से पहुंचेगा। वहीं मौसम का असर अब केदारनाथ धाम की यात्रा पर भी पड़ना शुरू हो गया है। जहां केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में कमी आने लगी है, वहीं 4 हेली सेवाएं भी मानसून सीजन को देखते हुए वापस चली गई हैं। अब धाम आने वाले यात्रियों की संख्या 10 से 12 हजार के बीच में रह गई है। फिलहाल 4 हेली सेवाएं ही केदारनाथ के लिए उड़ान भर रही हैं। मानसून सीजन होने के चलते लगातार मौसम खराब रहने पर हेली सेवाएं भी 2 महीने के लिए यहां से वापस चली जाएंगी। फिर सितंबर माह में बरसात बंद होने के बाद केदार घाटी लौटकर केदारनाथ के लिए उड़ान भरेंगे। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 24 से 26 जून तक रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं लोगों से कहा है कि वो सावधानी बरतें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। निरंतर मौसम की सूचना को भी चेक करते रहें। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा और प्रधानमंत्री के सलाहकार अमित खरे और उप सचिव मंगेश घिल्डियाल गुरुवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान के पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बीआरओ, बाईपास सड़क, 1 वे लूप रोड, शेषनित और बद्री झील और आईएसबीटी अस्पताल विस्तारीकरण और मंदिर सौंदर्यीकरण कार्यों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने भगवान बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली, प्रगति और समृद्धि की कामना भी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से देवप्रयाग स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रघुनाथ कीर्ति परिसर में स्वामी करपात्री जी महाराज के स्मृति में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है कि संस्कृत के क्षेत्र में रघुनाथ कीर्ति परिसर बहुत कम समय में बड़ा नाम बन गया है। ये परिसर केंद्र सरकार की उत्तराखंड को बड़ी सौगात है। देववाणी संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए ऐसे विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण है। खबर हरिद्वार के खानपुर से है, जहां कुछ घंटों की बारिश ने नगर पंचायत की पोल खोलकर रख दी है। वहीं कस्बा लंडौरा में बारिश का पानी घरों के अंदर तक घुस गया। साथ ही कस्बे में नाले भी बंद हो चुके हैं। ऐसे में कस्बे के लोगों ने नगर पंचायत पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि सही समय पर सफाई होती तो पानी घरों में नहीं घुसता। उत्तराखंड मसूरी की डॉक्टर मृणाली भारद्वाज मिसेज इंडिया की फर्स्ट रनअप बनी है। मसूरी की बेटी डॉक्टर मृणाली भारद्वाज ने मिसेज इंडिया इम्प्रेस ऑफ द नेशन 2023 सीजन 4 में फर्स्ट रनरअप का खिताब जीतकर दूसरे स्थान पर रही है। उत्तराखंड को फैशन जगत में नई ऊंचाइयों दिलाते हुए मसूरी निवासी डॉक्टर मृणाली भारद्वाज ने मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में फर्स्ट अप का खिताब प्राप्त किया है। इस जीत के साथ ही वो अब मिसेज टूरिज्म यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये प्रतियोगिता आगामी सितंबर माह में मनीला, फिलीपींस में आयोजित होने जा रही है। मैंने दीवा मिसेज इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन 2023 में फर्स्ट रनर्स अप का खिताब हासिल किया है। ये प्रतियोगिता पूना में हुई 18 तारीख को और 50 कंटेस्टेंट्स थे। उनमें से कंपटीशन बहुत टफ था और उनमें से 3 ही चुने जाने थे हर कैटेगरी में, और मैं कर पाई और इस चीज़ को मैं हासिल कर पाई। इसके पीछे बहुत मेहनत और बहुत लगन की ज़रूरत थी। पिछले साल मैंने मिसेस वेस्ट इंडिया किया था मई में, और उसमें मुझे सेकंड रनर्स अप का खिताब मिला था। और तब मैंने डिसाइड किया कि इस जर्नी को मुझे आगे ले जाना चाहिए। मेरा वज़न काफ़ी था, तो मैंने अपने वज़न के ऊपर काम किया, मतलब अपना हेल्थ के ऊपर काम किया, फिटनेस के ऊपर काम किया, अपना वॉइस, अपना वॉकिंग, टॉकिंग, हर चीज़, मतलब एक ओवरऑल पैकेज को क्रिएट करने की कोशिश करी, जिससे मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर और एक स्थान पा सकूं, एक अपना नाम कमा सकूं।
मैं मसूरी उत्तराखंड से हूँ और मेरे पेरेंट्स वहीं रहते हैं। मेरे फादर एक हिस्टोरियन है मिस्टर गोपाल भारद्वाज और मेरी मदर एजुकेशनिस्ट मिसेस बीना भारद्वाज। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं अपने स्टेट और अपनी होम टाउन का नाम रोशन कर पाई, क्योंकि पूरे भारत से लड़कियाँ आई थी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए और मैंने उत्तराखंड का नाम रोशन किया और अब इस चीज़ को मैं आगे लेके जा रही हूँ। मुझे मिसेस टूरिज्म इंडिया का खिताब भी मिला और उसी रात को मेरा क्राउनिंग हुई, मेरा कोरोनेशन हुआ और मैं अब इंडिया को रिप्रेजेंट करने सितंबर में मनीला फिलीपींस जा रही हूँ मिसेस टूरिज्म यूनिवर्स के लिए। प्रतियोगिता पूना के हयात होटल में 18 जून को आयोजित की गई दीवा पैजेंट्स के द्वारा और दीवा पैजेंट्स के डायरेक्टर हैं मिस्टर कार्ल मैस्करेनस एंड मिसेस अंजना मैस्करेनस। ये मेरे मेंटर्स भी हैं और इन्होंने मुझे सही राह दिखाई। मुझे एक्चुअली वो रास्ता दिखाया जिस पे शायद मैं चलना तो चाहती थी पर मुझे पता नहीं था कि कैसे कदम रखना है। तो मुझे इन लोगों ने उस मृणालिनी से मिलवाया जो मृणालिनी मेरे अंदर कहीं छुपी हुई थी, जिसके अंदर वो प्रतिभा थी कि वो आज विश्व के स्तर पर जाकर भारत का नाम ऊंचा कर सकती है। विश्व के स्टेज पे जाके मैं उत्तराखंड का नाम चमकाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि और भी महिलाएं मेरे स्टेट से मुझसे प्रोत्साहित हों और वो भी ये ना सोचे कि किसी एज या किसी स्टेज पे लाइफ के अगर हमारे कुछ सपने हैं और हम उनको पूरा करना चाहते हैं तो उम्र, जगह और हालात किसी भी चीज़ के हम मोहताज नहीं हैं। हम चाहें तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। हम हर उम्र में और हर पड़ाव पे ज़िंदगी के अपने सपने पूरे कर सकते हैं और अपने घर वालों का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। पहाड़ों के कई इलाकों में भी देर रात से लगातार बारिश हो रही है। वहीं चंपावत के सुप्रसिद्ध पूर्णागिरि धाम मेले के मार्ग में पहाड़ी नाले का मलबा मार्ग में आ गया है, जिससे यातायात बाधित हो गया। टनकपुर से पूर्णागिरि जाने वाले मार्ग में बहने वाले पहाड़ी बाटनागाड़ नाला उफान पर आ गया। नाले से बड़ी मात्रा में मलबा आने के बाद सुबह 4 बजे से टनकपुर पूर्णागिरि मार्ग बाधित हो गया। मां पूर्णागिरि के दर्शन के लिए धाम जाने वाले यात्रियों के वाहन रास्ता कट जाने की वजह से जगह जगह फंस गए। हालात को देखते हुए तीर्थ यात्रियों और टैक्सी ड्राइवरों ने खुद के प्रयासों से बमुश्किल नाले में फंसे वाहनों को निकाला। चंपावत में 10 दिवसीय गोलजू महोत्सव शुभारंभ हो गया है। पारंपरिक वेशभूषा में तैयार हुई स्थानीय महिलाओं और छात्राओं ने सर्वप्रथम चंपावत जीजीआईसी से महोत्सव स्थल गोरल चौड़ मैदान तक भव्य कलश यात्रा निकाली, जिसके बाद क्षेत्र के सांसद अजय टमटा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्थानीय विद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत और मनोहक लोक नृत्य पेश किए। साथ ही सूचना विभाग में पंजीकृत जय भूमसेन थारू उत्थान समिति बनबसा और जय गोलजू जन्मभूमि सांस्कृतिक केंद्र चंपावत द्वारा मनमोहक, आकर्षक और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि गोलजू के इस पवित्र स्थान में, पवित्र धाम में उन्होंने गोलजू महोत्सव को इस बार के शुभारंभ किया। आज कलश यात्रा से शुभारंभ हुआ है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ आयोजन किए जाएंगे। इससे हमारे स्थानीय लोगों को बहुत बड़ा एक मंच उपलब्ध होता है, जिसके माध्यम से हमारे स्कूल के बच्चों की प्रतिभाओं को भी निखारने का मौका मिलता है और इस कारण से नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों को भी विभिन्न प्रकार की विधाओं को देखने का अवसर, हमारे संस्कृति को, हमारे संस्कार को देखने का अवसर मिलता है। और मंच पे आने के कारण से बहुत सारे चीज़ों को हम यहाँ पर अपने प्रतिभावान लोगों को भी आगे निखारने में एक बहुत बड़ी मदद मिलती है। आने वाले समय के अंदर जो विकास की मुख्य धारा है वो भी विभिन्न प्रकार के जनप्रतिनिधियों के नाते से यहाँ पहुँचने से उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए भी एक मंच की उपलब्धता है। मैं गोलजू महोत्सव के माध्यम से हमारे कुमाऊँ के, काली कुमाऊँ के इस चंपावत के पवित्र स्थान में बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां एसएसबी स्वयं सेवक अपनी नियुक्ति और पेंशन की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। अपनी मांगों को लेकर कुमाऊं भर के स्वयं सेवकों ने गुरुवार को जिला मुख्यालय अल्मोड़ा में जुलूस निकाला। वहीं सरकार पर मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की। जुलूस और प्रदर्शन में अल्मोड़ा जिले के अलावा नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, चमोली और पौड़ी से आए गुरिल्लाओं ने भागीदारी की। एसएसबी स्वयं सेवक कल्याण समिति के बैनर तले जिले के अनेक गुरिल्ला गांधी पार्क में पहुंचे। अपने आंदोलन के 5000 दिन पूरा होने पर गांधी पार्क में उन्होंने प्रदर्शन किया। साथ ही गांधी पार्क से शिखर चौराहे स्थित शहीद स्मारक तक जुलूस निकाला। इस दौरान गुरिल्ले अपनी मांगों के समर्थन और सरकार द्वारा आंदोलन को अनसुना किए जाने पर सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए नारेबाजी भी की। हमारे गुरिल्लों के धरने को अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में 5000 दिन आज पूरे हुए हैं
5000 दिन होने पर आज हमने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया है और इसके साथ ही कल से हम एक रथ यात्रा भी प्रारंभ कर रहे हैं जो चितई गोलदेवता मंदिर से प्रारंभ होगा। उसका उद्देश्य यह है कि गुरिल्ला को जागृत करना, इसके साथ ही सरकार को अपनी मांगों से जो पिछले 17 सालों से हमारी मांगों की अनदेखी कर रही है उसको चेताना और अपने गुरिल्ला साथियों को जन जागृत करना और आम जनता को भी अपनी इन 17 साल के आंदोलन की पीड़ा को बताना। इसके बाद हम देहरादून से दिल्ली यात्रा का भी कार्यक्रम करेंगे। अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां सीमांत जिले पिथौरागढ़ में तवाघाट लिपुलेख सड़क के लामारी और बूदी के बीच काली नदी के जल स्तर बढ़ने से सड़क का लगभग 15 मीटर हिस्सा काली नदी में समा गया है। इस दौरान 20 यात्री भी फंस गए। तवाघाट लिपुलेख सड़क के लामारी से बूदी के बीच कोथला नामक जगह पर काली नदी का जल स्तर बढ़ने से गुरुवार शाम 6 बजे लगभग 15 मीटर सड़क काली नदी में टूटकर समा गई, जिसके कारण आदि कैलाश के लिए जा रहे 20 यात्रियों के फंसने की सूचना भी प्राप्त हुई। बूदी निवासी सूरन सिंह रायपा ने बताया कि कोथला और पेलसती झरने के पास 2 जगह में लगभग 15 मीटर सड़क काली नदी का जल स्तर बढ़ने से काली नदी में समा गई। उन्होंने बताया कि इन दिनों उच्च हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसके कारण काली नदी का जल स्तर रोज ही बढ़ रहा है। साथ ही अब ये सड़क 2 से 3 दिन में खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब खबर हरिद्वार जिले के लक्सर से है, जहां पूरे गंगा तट के किनारे लगातार अवैध खनन चल रहा है। आपको बता दें कि सुबह सूरज उगने से पहले ही सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली और अनगिनत जेसीबी के जरिए अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल पूर्व में भी अवैध खनन की गतिविधियों से कई क्षेत्रवासियों की दर्दनाक मौत के मामले सामने आए हैं। इसके बावजूद भी यहाँ अवैध खनन का खेल लगातार जारी है। वहीं पुलिस प्रशासन के नाक के तले जमकर अवैध खनन यहाँ पर हो रहा है, जहाँ अंधेरा पाकर लक्सर क्षेत्र के महतोली टांडा सहित निहनपुर, सुठारी और प्रतापपुर के अलावा आसपास मौजूदा गाँव में जेसीबी मशीनों के जरिए जमीन अवैध खुदाई का नजारा मीडिया के कैमरों में कैद हो गया। वहीं अवैध खनन से लदी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर वाहनों को जब मीडिया कर्मियों द्वारा अपने कैमरे में कैद कर लिया गया तो मौके पर मौजूद खनन माफियाओं और उनके लोगों में हड़कंप मच गया। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कई खनन माफिया अपने अपने वाहनों के जरिए खुद को कैमरों से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक तंत्र फिर भी इसको काबू करने में नाकाम है। आपको बता दें कि इससे पहले कई बार अवैध खनन की ट्रैक्टर ट्रॉलियों और डंपर से यहाँ पर दर्दनाक हादसे हो चुके हैं। आखिरकार पुलिस प्रशासन के नाक तले इस प्रकार खुलकर अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? स्पष्ट वो है कि जो भी अवैध खनन है वो बिल्कुल नहीं होगा जनपद में। और अभी तक जितनी भी सूचनाएं हम लोग को मिली हैं, चाहे टेलीफोन के माध्यम से हो या फिर मोबाइल के माध्यम से हो या फिर आपके व्हाट्सएप के माध्यम से हो, तो हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई की है। और इसमें जितने भी हमारे एसडीएम्स हैं, तहसीलदार हैं, उनको स्पष्ट निर्देश है कि बिल्कुल भी अवैध खनन नहीं होता है और अवैध खनन अगर पाया जाता है तो ऐसी दशा में हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। है जो अवैध खनन हो, चाहे कुछ लीगल खनन भी होता है जिसमें पट्टे दिए जाते हैं और जिसमें कार्रवाई भी होती है। जब भी शिकायत आती है या पुलिस की तरफ से, अभी जो अपडेट लिया मैंने लास्ट 10 डेज में ही 19 ट्रैक्टर ट्रॉली 3 जेसीबी को सीज किया गया। क्योंकि पुलिस की निरंतर कार्रवाई के साथ खनन के अलावा भी पुलिस के और लॉ इन्फोर्समेंट और लॉ से रिलेटेड काम रहते हैं, इसलिए संयुक्त रूप से कभी हम टीम बनाकर, चाहे वो मजिस्ट्रेट के साथ हो, एसडीएम के साथ हो, चाहे खनन अधिकारी के साथ हो, ये भी ज्वाइंट कार्रवाई चलती है। लेकिन पुलिस अपने स्तर से भी जहाँ भी शिकायत मिलती है इस तरह की कार्रवाई, अभी जैसे मैंने आपको फिगर बता दी, 19 ट्रैक्टर ट्रॉली और 3 जेसीबी को अभी वर्तमान में ही लक्सर क्षेत्र में इसको सीज किया गया। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा के ताकुला मंडल में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा महाजनसंपर्क अभियान के तहत पद यात्रा का आयोजन किया गया। बसोली मुख्य बाजार से ताकुला सोमेश्वर बाजार तक पद यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी युवा मंडल कार्यकर्ताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवा मोर्चा अध्यक्ष ताकुला सोहन कुमार सोनू ने बताया कि पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। अब खबर नैनीताल जिले के कालाढूंगी से है, जहां कालाढूंगी नगर पंचायत सभागार में कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत के नेतृत्व में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि बलिदान दिवस के रूप में दी गई। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर 1 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष रहे और बहुत प्रखर वक्ता थे, विद्वान थे। तो उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर भी काम करके सुशोभित किया और बहुत बड़ा नाम कमाया। लेकिन जब देश के अंदर ये बात आई कि कश्मीर को अलग दर्जा दिया जा रहा है, कश्मीर में वहाँ के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाएगा, वहाँ झंडा अलग लगेगा, कश्मीर का झंडा अलग होगा, कश्मीर का संविधान अलग होगा, वहाँ जाने के लिए वीज़ा बनाना पड़ेगा। तो इस बात को लेकर उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया और नाराज़गी व्यक्त की और उन्होंने वो पार्टी भी छोड़ी और मंत्रिमंडल भी छोड़ा और कश्मीर जाने के लिए जो परमिट व्यवस्था थी उस परमिट का उसका उल्लंघन करके वो वहाँ गए
तो आज कालाडूंगी सभागार में क्या किया गया? आज सभागार में उनको श्रद्धांजलि दी गई, उनके कार्यों पर प्रकाश डाला गया, पुष्पांजलि की गई और एक मौन रख के उनको श्रद्धांजलि दी गई। मसूरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर मुखर्जी के सपनों को साकार किया है। भाजपा मसूरी मंडल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर मसूरी के एक होटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं उनके द्वारा देश के हित में किए गए कार्यों को याद किया गया। इस मौके पर भाजपा मसूरी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए कभी किसी से समझौता नहीं किया। वहीं इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन मोहन शर्मा ने कहा कि वो धारा 370 के खिलाफ थे और उन्होंने एक देश एक निशान और एक संविधान के तहत कश्मीर में आंदोलन किया और वहीं पर उनकी मृत्यु भी हुई। उन्होंने बताया कि डॉक्टर मुखर्जी संविधान सभा के सदस्य भी रहे। आज जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो श्रद्धांजलि दी गई है यहाँ पर भाजपा मसूरी मंडल द्वारा और यहाँ पर गोष्ठी का आयोजन किया गया है। निश्चित ही जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जो है अपनी पढ़ाई के बाद जो है राजनीति में आए और उसके बाद उन्होंने जो है भारतीय जनसंघ का 1951 में गठन किया, वो संस्थापक अध्यक्ष भी रहे और उसके बाद जो है जो उन्होंने एक नारा दिया था कि एक देश में 2 निशान और 2 विधान और 2 प्रधान नहीं होने चाहिए, तो निश्चित ही उनकी लड़ाई को जो वर्तमान केंद्र की सरकार है उन्होंने जो है सच्चे रूप में उनको श्रद्धांजलि देते हुए 370 को जो है ख़त्म किया है। और यही नहीं, उनका कहना था कि जो हम जो राष्ट्र हित हैं वो सर्वोच्च रहने चाहिए और धर्म के आधार पर लोगों को नहीं बांटा जाना चाहिए। उसी उन्हीं के पद चिन्ह पर चलकर आज भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा कि जो चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, उनके द्वारा जो है कार्य किए जा रहे हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज जो है भारतीय जनता पार्टी के मसूरी मंडल द्वारा यहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई है और बूथों पर भी और शक्ति केंद्रों पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये निश्चित ही है कि आपने देखा हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की छवि आज है वो उससे पहले कभी नहीं रही है। जिन स्टेट हेड को मिलने के लिए पहले पूर्व प्रधानमंत्रियों को कई दिन लग जाते थे, आज आपने देखा हो कि स्टेट हेड उस कंट्री के प्रधानमंत्री को रिसीव करने आते हैं, तो इससे पता लगता है कि आज जो है भारत की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या हुई है। निश्चित ही ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने भारतीय जनसंघ का गठन किया था उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। अब खबर देहरादून के रानी पोखरी से है, जहां रानी पोखरी न्याय पंचायत की लिस्टाबाद ग्राम पंचायत के ग्रामीण लगभग 15 वर्षों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। वहीं इन ग्रामीणों द्वारा पिछले विधानसभा चुनाव में चुनाव बहिष्कार की बात करते हुए आंदोलन भी किया गया था। चुनाव के वक्त डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए चुनाव के बाद सड़क निर्माण की बात कही गई थी, जिसका प्रस्ताव शासन में लंबित था। वहीं ग्रामीणों की मांगों को पूरा करते हुए डोईवाला के विधायक ने सड़क का भूमि पूजन कर विधिवत रूप से उद्घाटन किया। लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश के अधिशासी अभियंता धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि इंटरलॉकिंग टाइल से बनने जा रही सड़क लगभग 700 मीटर की सड़क होगी, जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। लिस्टाबाद वाली इसकी जो लागत है 45 लाख रुपए से बनाई जानी है और इस पर इंटरलॉकिंग टाइल द्वारा सड़क का पुनर्निर्माण किया जाएगा और लगभग 700 मीटर लंबाई में बननी है और इसके लिए हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक जी ने प्रयास किया है और इसका साथ दे और आज कल से इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। सर, गांव के लोग कह रहे हैं बरसात लग गई, बरसात में नहीं, बरसात में क्या इंटरलॉकिंग टाइल का इसीलिए कि इसमें पीसी का कार्य नहीं रखवाया गया ब्लैक टॉप का, इसमें इसलिए इंटरलॉकिंग टाइल का काम होता है क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, ऊपर से ये कृषि वाला क्षेत्र है और जो पीसी है जल भराव की समस्या भी रहती है, तो इसलिए इंटरलॉकिंग टाइल का यहाँ प्रावधान किया गया। ये सड़क नहीं बन पाई थी और हम लोग विधानसभा चुनाव में जब हम यहाँ पे आए थे तो उस समय भी यहाँ के गांव के लोगों ने हमसे कहा था कि साहब हमें सड़क बनानी है, सड़क की आवश्यकता है। और क्योंकि पिछले समय भी हमारे क्षेत्र में आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बहुत सड़कें बनाई हैं, लगभग 192 करोड़ की सड़कें उन्हें पूरे अपने इस विधानसभा के अंदर बनी थी। तो अब पास स्वरूप कुछ सड़कें रह गई थी, ये भी प्रस्तावित थी कि इस पर भी बहुत जल्दी हम करेंगे। लेकिन जब मैं विधायक बना तो विधानसभा चुनाव में मैं जनता के बीच में गया था, गांव में हमने बैठकें करी थी, लोगों की मांग थी कि साहब इसको सर्वोच्च प्रायोरिटी पे इसको होना चाहिए। तो हमारे गांव के हमारे जो भी हमारे प्रधान उप प्रधान जी हैं, हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, हमारे हमसे लगातार वो कह रहे थे कि साहब इस सड़क को आप बहुत जल्दी बनाइए। तो मेरे सर्वोच्च प्रायोरिटी में जिसे कहते हैं प्राथमिकता में ये सड़क थी। तो इस सड़क का हमने फिर मेरे विभाग के PWD से भी हमारे अधिशासी अभियंता धीरेन्द्र जी और हमारी उनकी सारी टीम इसमें लगे, इसका एस्टीमेट बना, इसका और शासन से हमने इसको स्वीकृति करवाई और मैं अपनी सरकार का, मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ।
उत्तराखंड की प्रगतिशील भोजन माता संगठन ने बताया कि 27 जून को देहरादून में एक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से भोजन माताएं पहुंचेंगी। ये प्रदर्शन भोजन माताओं के न्यूनतम वेतन, स्थायीकरण और प्रस्तावित 5,000 रुपए मानदेय तत्काल लागू करने आदि मांगों को लेकर किया जा रहा है। उत्तराखंड में मिड डे मील योजना के तहत लगभग 25,000 भोजन माताएं सरकारी विद्यालयों में कार्यरत, जिनसे विद्यालयों में खाना बनाने के अतिरिक्त विद्यालय को खोलना, बंद करना, कमरों से लेकर पूरे प्रांगण की साफ सफाई कराना, क्यारी बनवाना, घंटी लगाना, चाय पानी पिलाना आदि कार्य करवाए जाते हैं। यानी भोजन माताएं 4 कर्मचारियों के बराबर काम करती हैं और एवज में उन्हें मात्र 3,000 रुपए ही मानदेय दिया जाता है। विद्यालयों में खाना बनाते समय कोई दुर्घटना हो जाए, ऐसे में भोजन माताओं के लिए तो इलाज की कोई सुविधा है, न कोई मुआवजे की। इसके अतिरिक्त सरकार मिड डे मील योजना को एक NGO अक्षय पात्र फाउंडेशन को दे रही है, जिससे भोजन माताओं को देर से बेर अपनी नौकरी जाने का मानसिक तनाव भी झेलना पड़ रहा है। उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भोजन माताओं को 5,000 मानदेय देने की घोषणा की थी, लेकिन वो अभी भी जस की तसी है। भोजन माताओं का कहना है कि 27 जून को एक बड़ा आंदोलन देहरादून के भीतर किया जाएगा। भोजन माताएं हैं 20-25 सालों से स्कूलों में खाना बनाने का काम कर रही है और इतने साल काम करने के बावजूद भी जो है उनको न्यूनतम मानदेय मतलब न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है और न्यूनतम से न्यूनतम मानदेय दिया जा रहा है जो मात्र 3,000 रुपये का है और 3,000 रुपये में उनका घर नहीं चलना है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तरह न्यूनतम मानदेय में काम कराने को बेकार कहा है और इस बेकार के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हमारा कहना है हम एक लोकतांत्रिक समाज में जी रहे हैं, तो एक लोकतांत्रिक देश में जो है एक नागरिक होने के बतौर जो है लोगों को यानी कि भोजन माताओं को अपने अधिकार मिलने चाहिए। दूसरी बात हमारा ये कहना है कि जो स्कूलों का विलयीकरण हो रहा है, इस विलयीकरण के चलते जो है भोजन माताओं पर बड़ी संख्या पे उनके जीवन का संकट बढ़ रहा है क्योंकि उनका रोजगार जाने का संकट है। तो हमारा ये कहना है कि जब टीचरों को, कर्मचारियों को, सबको शिफ्ट किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है भोजन माताओं को भी शिफ्ट किया जाना चाहिए अलग स्कूलों में और ना कि उनको नौकरी से निकाला जाना चाहिए। तीसरी हमारी बात यह है कि स्कूलों में खाना बनाते हुए कई जगह अभी भी जो है लकड़ी के चूल्हों में खाना बनाया जा रहा है, तो एक तो लकड़ी के चूल्हों में खाना बनाना बंद किया जाना चाहिए। दूसरा, जब वो काम कर रही हैं तो उस काम करने के दौरान कई भोजन माताएं जो इंजर हो रही है, वहाँ पे घायल हो रही है, कभी सिलेंडर फट जा रहे हैं, कभी गैस लीक हो जा रही है, तमाम ये सारी चीज़ें। तो जो उनको स्कूलों में कार्य क्षेत्र में जो सुरक्षा मिलनी चाहिए उस सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं। साथ ही जो घोषित प्रस्ताव है जो 5,000 का मानदेय पूर्व जो शिक्षा मंत्री थे अरविंद पांडे जी, उन्होंने ये बात कही थी कि भोजन माताओं को 5,000 का मानदेय दिया जाएगा या शिक्षा सचिव द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था सरकार को। तो हमारा कहना है तत्काल उस 5,000 का जो न्यूनतम मानदेय है उसको लागू किया जाए और न्यूनतम वेतन की जो कार्रवाई है उसको आगे किया जाना चाहिए। भोजन माताओं को स्थायी रोजगार दिया जाना चाहिए। भोजन माताओं को कार्यस्थल में जो है सामाजिक सुरक्षा, ESI, PF, मातृ अवकाश, ये तमाम तरह की सुविधाएं दी जानी चाहिए। उसके साथ ही जो स्कूलों में उत्पीड़न हो रहा है उस उत्पीड़न पर रोक लगाई जानी चाहिए और साथ ही जो है भोजन माताओं को चतुर्थ कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये बात कहना चाह रहे हैं। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां गणेशपुर में गंगोत्री हाईवे पर स्थानीय लोग स्वयं नालियों की सफाई कर रहे हैं, लेकिन BRO इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इससे बारिश के कारण सड़क पर बहरा पानी होटलों और दुकानों के अंदर घुस रहा है। जहां एक तरफ यात्रा अपने चरम, वहीं सड़कों की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। सड़क की नालियां चौक होने के कारण बारिश का पानी लगातार व्यापारियों की दुकानों में जा रहा है। गर्म पानी स्थित व्यापारी प्रदीप राणा सहित अन्य व्यापारियों ने बताया कि जनपद में रोज शाम को हो रही बारिश के कारण गंगोत्री हाईवे का पानी उनकी दुकानों और आसपास के होटलों में घुस रहा है, क्योंकि गंगोत्री हाईवे की नालियां बंद पड़ी है, लेकिन BRO नालियों को नहीं खोल रहा है। BRO की अनदेखी के चलते स्थानीय व्यापारियों और होटल कर्मचारियों ने गुरुवार को खुद ही फावड़ा और गेंती उठाकर हाईवे की नालियों की सफाई की। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। तब तक के लिए नमस्कार।